सबसे पहले तो फिर एक बार आपके चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आपके सब ग्राहकों को मेरा नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोरोना के इस कठिन समय में सब यहाँ पे भी होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसे कि भी आपने ये जो मुद्दा उठाया है कॉलेजेस के सैलरी का पेमेंट को लेके, तो पहले तो ये बता दूँ आपको कि ये जो 50% पेमेंट की जो बात हो रही है, ये आज से नहीं है। ये जो सैलरी इशू है पिछले 10 साल से है और मेरी जानकारी के हिसाब से 2011 से जो है ये सैलरी रिलेटेड इश्यूज जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डिप्लोमा कॉलेजेस में चल रहे हैं। तो इसका जो रूट कॉज जो है, अब इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं करना चाहेंगे, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, पर लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आज के प्राइवेट कॉलेजेस में 70 to 80% ऑफ द जो रेवेन्यू है उनको जो आता है वो आता है आपको स्कॉलरशिप फंड्स के थ्रू। अब ये स्कॉलरशिप फंड्स क्या है? ये स्कॉलरशिप फंड्स वो है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है अपने लेवल पे अलग अलग स्कीम्स चलाती है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के नाम पे अलग अलग स्कीम्स चलाती है, जिसके अंतर्गत SC ST, OBC, SBC, VJNT बैकवर्ड क्लासेस को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट कर पाए। अब इसमें सर्टेन अमाउंट कुछ स्कीम्स जो है सेंटर से फंडेड होते हैं, कुछ स्कीम्स जो है स्टेट से फंडेड होते हैं, कुछ में दोनों में शेयर रहता है। जैसे SCs के लिए आपका 60% सेंटर से आता है, 40% स्टेट से आता है। STs के लिए 25% सेंटर से आता है और 25% स्टेट से आता है। तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो स्कॉलरशिप जो पैसा आना चाहिए टाइम पे, एक सवाल ये है कि क्या वो टाइम पे दिया जाता है। दूसरा सवाल ये है कि अगर वो टाइम पे आता है तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक कॉलेज का जो एक बैलेंस शीट आप देखेंगे या प्रॉफिट एक्सपेंडिचर देखेंगे आप, जो हर साल उनको एक प्रपोजल सबमिट करना पड़ता है फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी को, जिसके अंडर में दे क्लेम 80% ऑफ जो उनका एक्सपेंडिचर है वो स्टाफ सैलरीज की ये होता है, खर्च होता है। बट अगर आप क्लेम करें कि 80% खर्च हो रहा है स्टाफ सैलरीज के लिए, तो जब आपको जो फंड्स आते हैं, आर यू पेइंग दैट 80%? आप क्या वो 80% प्रतिशत अमाउंट जो है क्या वो वाकई में स्टाफ सैलरीज के लिए खर्च कर रहे हैं? ये मुझे नहीं पता, पर एक सवाल है। तो ये क्या दो सवाल हो गए इसमें? एक, टाइम पे आ रहा है, अगर टाइम पे आ रहा है पैसा तो क्या उसका सही तरीके से उपयोग हो रहा है कि नहीं? तो इसी चीज को लेके मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जनहित मुद्दों पर लेके काम करता हूँ, पब्लिक PIL फाइल करता हूँ। तो बट ये PIL नहीं है, ये फर्स्ट स्टेज है कि मैंने सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन दिया है CAG ऑफिस को, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है इस देश के। तो उनको मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है डायरेक्टली कि ये जो भी डिस्पर्सल्स होते हैं सेंटर से, स्टेट से, तो इसका प्रॉपर तरीके से जो है इसका ऑडिटिंग हो और ये चेक किया जाए कि ये जो पैसा जिस पर्पस के लिए जो यानी पैसे जो ट्रांसफर होते हैं स्टेट्स को या इंस्टीट्यूशंस को, वो प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसके बारे में थोड़ी अपनी थोड़ा और नॉर्म स्ट्रिक्ट करें। देखिए इसमें ये जो 50% ये जो कोरोना का, सबसे पहले आपने दो पार्ट है इसमें। एक तो आपने बोला कोरोना काल में जो हो रहा है, तो अभी आप जानते हैं कि कोरोना का बहाना करके ऐसे, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का ये घोटाला हो या वो रेमडेसिविर मेडिसिन का घोटाला हो या बैंक के चार्ज का घोटाला हो, तो कोरोना को यूज करके बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, यानी कि आपके जो एक आम आदमी की जो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। सिमिलरली हमारे जो प्रोफेसर वर्ग जो है, टीचिंग और नॉन टीचिंग में जो कुछ हमारे गुरु होंगे, कुछ हमारे मित्र होंगे, कुछ हमसे जूनियर होंगे, तो इनका जो आज जो परिस्थिति है कि अब जैसे आपने बोला कि 3 महीना 6 महीना, आज जब एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में प्रोफेसर जाता है तो उनका एक ही सवाल रहता है कि अच्छा भाई आपके कॉलेज में कितने महीने से पेमेंट नहीं हुआ है? 2 महीने से नहीं हुआ तो ठीक है, ये कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे। ऐसी परिस्थिति है आज। तो इसका जो मेन कारण है, अभी कॉलेजेस को मैं स्टार्टिंग में बोला, मैं कॉलेज को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, सरकार को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस मुद्दे पे स्पष्टीकरण हो कि आपका जो एलोकेटेड बजट है, सेंटर से बजट एलोकेटेड, तो बजट यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, अब क्यों नहीं हुआ, यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये जो पैसा आता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड है अंडर आर्टिकल 266। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है अंडर आर्टिकल 148। तो ये और उनका पूरा ये कंसोलिडेटेड फंड का जो पूरा जिम्मेदारी है ऑडिटर जनरल का, तो ऑफकोर्स
उनको जवाब उनके ऑफिस को ये देखना पड़ेगा कि चलिए आपने ऑडिट तो किया, पैसा तो है, लेकिन वो पैसा जो यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है। आज जैसे प्राइवेट कॉलेज, भले आज की डेट में प्राइवेट कॉलेजेस हो, पर इनका फंडिंग पूरा सेंटर से हो रहा है, 70% रेवेन्यू सेंटर से आ रहा है, तो दे कैन नॉट हाइड अंडर प्राइवेट कॉलेजेस का जो ये रहता है, उनके अंदर छुप नहीं सकते वो उनको वो जो पैसा जो आ रहा है उनके पास फीस के लिए, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है एग्जैक्टली। और अगर नहीं हो रहा है तो देन हाउ आर वो किस प्रकार से जो ऑडिटर जनरल जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है फंड्स क्यों डिस्बर्स कर रहे थे। कि मेरा इससे सिंपल इतना यही है, इस प्रेजेंटेशन का अंत में मैंने एक ही मांग की है कि यदि यदि आप जब भी स्कॉलरशिप फंड डिस्बर्स करें तो ये प्लीज चेक कर लीजिए कि इसके पहले का पूरा कंप्लायंस हुआ है क्या, सैलरी पेमेंट हुआ है क्या, पीएफ पेमेंट हुआ है क्या, टीडीएस जो कट रहा है इनका जमा हुआ है क्या। तो ये सब अगर होने के बाद कॉम्प्लायंस डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ही आप जो है इंस्टॉलमेंट जो है आप वो डिस्बर्स करें। तो ये मेरा जो इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं यही, ये मेरे नज़र में तो देखिए, अगर अगर किसी को एंड रिजल्ट में किसी को अगर पेमेंट नहीं मिल रहा है, पगार नहीं मिल रही है, सैलरीज नहीं हो रही इतने सालों से, तो डेफिनेटली देयर इज मिस्टेक समवेयर, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, कहीं ना कहीं तो लीकेज है। अब ये लीकेज कहाँ है, अब ये लीकेज कहाँ है, देखिए अभी मान लीजिए आपके बिल्डिंग में कहीं बहुत जगह पे लीकेज है, ठीक है, अब कोई बोल नहीं रहा कि लीकेज कहाँ पे है, तो आप ऊपर से नली बंद कर देंगे तो लीकेज अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, मतलब तो सीएजी जो है वो ऊपर के स्तर पे बैठे हैं। तो इसी वजह से ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो सैलरीज नहीं होने का कारण ऑफकोर्स यूटिलाइजेशन पे सवाल खड़ा करता है। दूसरा ये भी मैं बोलूँगा, कॉलेज की भी अपनी मजबूरी है कि ये जो प्राइवेट जो टाइम पे फंड्स भी इनको नहीं मिलते, इसमें ये भी एक सच्चाई है कि फंड्स भी टाइम पे नहीं मिलते। पर इसमें जैसे आपने बोला, इसमें और एक पॉइंट है कि अगर जो मैंने स्टडी किया है कि एक साल के अंतर्गत यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए कुछ अमाउंट इस साल का आता है, कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर का आता है, तो सब कुछ मिला के जो इनका एक्सपेंडिचर क्लेम रहता है उसके बराबर अमाउंट आता है एक साल में रोलिंग में। हो सकता है कि कुछ इस साल का है, कुछ पिछले साल का है। तो मेरा सवाल ये है कि एक जो संस्था जो पिछले 10-15 साल से चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशन 40 साल तक, 10 साल से है, 40 साल, कुछ कॉलेज 30-40 साल से चला रहे हैं, क्या उनके पास 3-6 महीने भी चलाने का उनके पास सरप्लस नहीं है। तो ये एक सवाल है, क्योंकि ये एक लॉजिकल सवाल है कि आप कितने सालों से चला रहे हैं, कुछ तो सरप्लस आपने जमाया होगा। कि आप अगर एक 6 महीना अगर सरकार की तरफ से डिले इंस्टॉलमेंट अगर डिले होता है तो आप हाथ खड़े कर देते हैं, तो ये चीज़ मैं मान नहीं सकता। और इसमें और एक बात भी है, मैंने इस रिप्रेजेंटेशन में ये भी मांगा है, सीएजी ऑफिस को ये भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर सरकार किसी वजह से अगर जो बजटेड फंड जो है यूटिलाइजेशन यानी रिलीज नहीं करती है स्टेट्स को और स्टेट्स के थ्रू इंस्टीट्यूशंस को, तो देन दे शुड प्रोवाइड फॉर अ क्रेडिट फैसिलिटी इन कॉलेजेस को, क्योंकि सरकारी का जो स्कॉलरशिप बिल जो है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि वो सरकारी गारंटी है, तो उसके अगेंस्ट में आप बैंक से क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करें, फ्री क्रेडिट लाइन, यानी कि हाँ इंटरेस्ट जो भी अप्रूव होगा वो सरकार पे करेगी, क्योंकि सरकार डिले कर रही है, कॉलेज की भी गलती नहीं है इसमें। तो इस तरीके से एक मतलब इस चीज़ में सबको पहले तो कुछ स्पष्टीकरण देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम का रीज़न क्या है, उसका पहले स्पष्टीकरण मिले तो फिर उसका समाधान की ओर हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये तभी पॉसिबल होगा जब सब, यानी कि आज जब 10 साल से प्रॉब्लम चल रहा है, देखिए प्रोफेसर लोग जो है वो आम आदमी है, वो अपना काम छोड़ के नहीं लड़ सकते। तो अभी ये कॉलेजेस है, सरकार के विभाग के डिपार्टमेंट से, तो सबको मिलजुल के जो है यानी इसके ऊपर एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अनऑफिशियली बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, इसलिए आज मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर मेरे को कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले। ये तो मैं तो आप जानते हैं कि मैं लीगल प्रोफेशन से हूँ, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, क्योंकि देखिए SC/ST का ये जो बैकवर्ड क्लासेस का जो मुद्दा है, ये एक आर्टिकल 46 अनुच्छेद 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्पष्ट ये मेंशन किया गया है कि उनके वेलफेयर के लिए आपको क्या क्या करना है, ठीक है। और आर्टिकल 275 उसमें ये ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, सरकार से स्टेट्स को शेड्यूल ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए फंड्स दिए जाते हैं, ओवर एंड अबव द रेगुलर जो पैसा मिलता है स्टेट्स को, उसके ऊपर सरकार एक बजटिंग करती है, प्रोविजनिंग करती है कि STs के लिए डेवलपमेंट के लिए। जब इतना मेहनत हो रहा है तो फिर क्यों ये प्रॉब्लम है आज, क्यों हमारे प्रोफेसर की आज दुरावस्था है। तो इसी वजह से ये रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें जैसे आपको बताया कि मैंने भी रिप्रेजेंटेशन दिया है, सीएजी ऑफिस को दिया है, सेंट्रल लेवल पे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि ये जो पूरा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो आपके आधार बेस्ड जो भी आपके डायरेक्ट खाते में जो पैसे आते हैं, तो ये जो देखा रेख जो है पूरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का है। फिर उस वहाँ से ये जाता है आपके ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस, ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, सेंट्रल लेवल पे। वहाँ से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है स्टेट में, वो आपके ये जो समाज कल्याण हो गए, आपके स्टेट के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट हो गया, ट्राइबल डिपार्टमेंट हो गया, तो इन सबको मैंने अलग, हर एक को मैंने एक
कॉपी सर्व किया है मेरे प्रेजेंटेशन का, कि सब 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 इस चीज़ का कॉग्निजेंस ले। और देखिए, जैसे कि उनको भी टाइम देना पड़ता है, अभी समय आप जानते हैं, तो मान लीजिए 1-2 महीने 3 महीने में क्या रिस्पॉन्स आता है देखा जाएगा उसके हिसाब से। क्योंकि अब मैं तो जुडिशल सिस्टम का मेंबर हूँ, तो मैं उसके हिसाब से फिर मैं आगे की जो है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स, मैं फिर आगे क्या करना है वो मैं सोचूंगा, क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जहाँ पे आता है वहाँ पे मैं इन्वॉल्व होता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में ज़्यादा फोकस रखता हूँ।